आज हम लोग इस वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक पैसेज पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पर बातें करेंगे। ये जो टाइटल है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और यहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग को समझने की बातें हो रही है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कहता है कि मानव के जो क्रियाकलाप है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे आप खाना बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, ये सभी जो चीज़ें, प्लेन चलाते हैं, ये सभी चीज़ें जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग मानव क्रियाकलाप कहते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, या मानव के द्वारा जो एक्शंस किया जाता है उसको एक्शंस को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। तो कहता है ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान, ग्लोबल ग्लोबल मतलब होता है पूरे दुनिया के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, उसको ग्लोब कहते हैं, और ग्लोब से ही बना ग्लोबल मतलब वैश्विक, पूरी दुनिया के लिए। वार्मिंग, वार्मिंग मतलब तो उसकी उष्णता, उसकी गर्माहट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान जो है या वैश्विक उष्णता जो है रेफर्स करता है टू द लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कहता है कि इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, जो अर्थ है उसका जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, एवरेज मतलब होता है औसत, जो उसका निकालने का तरीका है एवरेज। जैसे आज का मान लीजिए टेम्परेचर है, एक वीक का मान लीजिए एवरेज निकालना, तो 1 वीक में 7 डेज होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग संडे से शुरू किए और संडे से लेकर के लास्ट जो डे है सैटरडे, सभी डेज का टेम्परेचर हमने निकाल लिया और सभी डे के टेम्परेचर को जोड़ लिए और 7 से डिवाइड कर दिए, तो उस वीक का एवरेज टेम्परेचर होगा। तो कहता है अर्थ के सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब अलग अलग जगहों पे पूरा मिला करके जो औसत तापमान अर्थ का जो है, कहता उस अर्थ के टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब वृद्धि, ग्रोथ, राइज, तो जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा उसमें जो वृद्धि होगी लंबे समय के लिए, वही जो है ग्लोबल वार्मिंग है। और ये जो होगा किसके कारण होगा? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानव क्रियाकलाप के कारण होगा। और ये मानव क्रियाकलाप में कौन सा मुख्यतः जिम्मेदार है? जैसे मानव का बहुत सारे क्रियाकलाप है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं, बहुत सारी चीजें, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, ये सभी चीजें भी ह्यूमन एक्टिविटीज में लगता है। लेकिन कहता है कि प्राइमरली जो वो ह्यूमन एक्टिविटीज जो मुख्यतः, प्राइमरली मतलब मुख्यतः या मेनली या चीफली, तो प्राइमरली द रिलीज, मुख्यतः जो रिलीज करता हो ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता हो उसकी बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? कि प्रमुखतः जो ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज करते हैं उसकी बातें हैं। कि ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान है वो रेफर्स करता है टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज, मतलब लंबे समय के लिए जो इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, अर्थ का जो औसत सतह तापमान है वो किसके कारण? ड्यू टू मतलब तक के कारण, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव क्रियाकलाप के कारण। और इस मानव क्रियाकलाप में जो प्राइमरली जो मुख्यतः जो होगा द रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज के कारण, रिलीज मतलब होता है उत्सर्जन करना, रिलीज मतलब इमिट करना, उत्सर्जन करना या छोड़ना। तो रिलीज जो करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को इनटू द एटमॉस्फेयर, कहां पर? वायुमंडल में जो हम लोग एटमॉस्फेयर में जो हम लोग छोड़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसी मानव क्रियाकलाप जिस क्रियाकलाप से क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है, और उसके जाने के कारण जो लॉन्ग टर्म के लिए अर्थ का जो टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसी को हम लोग क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं, या वैश्विक उष्णता समझते हैं, या वैश्विक तापमान की वृद्धि समझते हैं।
अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसेस होगी, तो कहता है कि दीज गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें से कहता है दीज गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ये जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है। लेकिन इसमें जो वैश्विक जो उष्णता जो बढ़ती है, जो पृथ्वी के तापमान जो बढ़ते हैं, उसमें जो है लीडिंग टू ग्रेजुअल राइज इन ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, जो सन ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, सूरज से जो उष्णता आती है, सूरज से जो हीट आती है, उस हीट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैप, ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आती है उसको ट्रैप, ट्रैप मतलब फंसाना, उलझाना, उसको अपने जाल में फंसा लेना। कहता है कि ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आता है उसको ट्रैप कर लेता है। लीडिंग टू ए ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, और वो लीड करता है मतलब आगे की ओर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, एक ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है स्लोली बट स्टीडली, वेरी स्लोली बट स्टीडली। ग्रेजुअल का तात्पर्य होता है कि कंटिन्यूसली जो है और स्लोली भी हो, कंटिन्यूसली एंड स्लोली, ऐसा नहीं कि मतलब स्लोली केवल देना, स्लोली तो है ही लेकिन कंटिन्यूसली, तब उसको हम लोग ग्रेजुअल कहते हैं। लीडिंग टू ए ग्रेजुअल राइज, राइज मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, उठना होता है, तो राइज मतलब बढ़ना होता है। लीडिंग टू ए ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वो निरंतर और धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीड कर रहा है किस चीज का, तापमान बढ़ने का। तो कहता है नाइट्रस हीट फ्रॉम द सन लीडिंग टू, ये लीड करता है, ये मेन रिस्पॉन्सिबल है, ये आगे की ओर बढ़ाता है टू ए ग्रेजुअल राइज, धीरे धीरे बट कंटिन्यूसली, मतलब स्लोली बट कंटिन्यूसली, धीरे धीरे परंतु निरंतरता के साथ राइज इन टेम्परेचर, तापमान को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, बट ग्रेजुअल कंटेन्स स्लोली एज वेल एज स्टीडली एंड कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी दिखाता है। तो लीडिंग टू ए ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में ये जो ग्रेजुअल राइज जो धीरे धीरे से तापमान में वृद्धि हो रही है, ये लीड कर रहा है कौन, दीज गैसेस, ये जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। और यही ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो है ये है द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर major contributors to the heightened concentrations of these greenhouse gases। कहता द बर्निंग, बर्न मतलब होता है जलना, बर्न मीन्स होता है जलना, जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं, घर में आप एलपीजी गैस जलाते हैं, और गाड़ी में जो आप मोटर व्हीकल्स या कोई भी गाड़ी यूज करते हो उसमें आप पेट्रोलियम जलाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं वही कहते हैं द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वैसे फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल कहते हैं जो कि हम लोग ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़ी जला करके, जैसे कोयला जला करके, जैसे पेट्रोलियम जला करके, ये जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। कहता दीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के, फ्यूल्स मतलब होता है ईंधन, ईंधन मतलब जलावन जिसको कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल को जलाने से, बर्न करने से, किसके लिए, फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, जो हमारे धरती पर जो पेड़ पौधा है प्रचुर मात्रा में पहले जो थे वो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको कटिंग करने लगा। तो जब पेड़ पौधों को काटते हैं तो इस तरह से पेड़ पौधों के काटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, और पेड़ पौधे के लगाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में पेड़ पौधे को लगाते हैं और डिफॉरेस्टेशन में पेड़ पौधे को हम लोग कटिंग करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधे को लगाने की क्रिया जो हो गया है फॉरेस्टेशन होगा, और डी लगा दिए तो इसका अपोजिट हो गया मतलब काटने की क्रिया। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे की काटने की क्रिया के कारण। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और जो है जो औद्योगिक जो प्रोसेसेस है, जो तरीका है जिसमें कि हम लोग
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जो हम लोग तरकीब अपनाते हैं, उद्योग में जो मेथड्स यूज करते हैं, उस मेथड्स के कारण भी जो है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस इमिट होते हैं, रिलीज होते हैं। आर मेजर कंट्रीब्यूटर, यही माना गया कि ये मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर मतलब बड़ा, मुख्य, मेनली, और माइनर मीन्स कहता है तुच्छ, छोटा, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स होता है, मेजर का उल्टा होता है माइनर, मेजर का अपोजिट वर्ड जो होता है वो माइनर होता है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो है, मेन जो कंट्रीब्यूटर्स है वो कौन है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, डिफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू द हाइटेंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस। ये हाइटेंड मतलब बहुत ज्यादा, उच्च मात्रा में, हाइटेंड भर्ब है, उसमें ईडी लग गया, पास्ट, सिंपल पास्ट में हो गया सेंटेंस। तो कहता है कि टू द हाइटेंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो उच्च सांद्रता की ओर जो है ये ले जाते हैं। तो कहता है कि द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स को जो बर्न करते हैं, डिफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डिफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स, जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है टू द हाइटेंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो उच्च स्तर पर जो उसका सांद्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है। कंसंट्रेशन मतलब जैसे आप मान लीजिए कि दूध है, तो दूध को जब गर्म करिएगा तो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन क्या होते हैं? बढ़ते हैं उसके अंदर में, ठीक है। कंसंट्रेशन, सांद्रता, जिसको ज्यादा मात्रा में, ज्यादा घना, हाई डेंस, कंसंट्रेशन का मतलब होता है हाई डेंस। तो द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स का जलना जो है फॉर एनर्जी के लिए, डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे के काटना, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और जो औद्योगिक जो धंधे हैं, काल कारखाना है जो उसमें जो प्रोसेसेस यूज करता है, आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स, मेन जो उसका कंट्रीब्यूटर है या अंशदायक है या मेन उसके कारक है, जिम्मेदार है, टू द हाइटेंड कंसंट्रेशन, उच्च स्तर से कंसंट्रेशन के लिए। किस तरह के कंसंट्रेशन के लिए? ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो है कहता है द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर फार रीचिंग। जो कंसिक्वेंसेस है, कंसिक्वेंस में होता है परिणाम, और ये नाउन वर्ड है इसीलिए इसका प्लूरल हो गया कंसिक्वेंसेस। तो द कंसिक्वेंसेस, जो परिणाम हैं ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का, आर फार रीचिंग, ये जो इसके परिणाम है वो क्या है? दूरगामी परिणाम है। द consequences of global warming are far reaching। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान है या वैश्विक उष्णता जो है, उसका जो है प्रभाव जो है वह दूरगामी प्रभाव है, वह शॉर्ट टाइम इंपैक्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टाइम इंपैक्ट डालता है। कहता है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। जो मेल्ट मतलब होता है पिघलना, मेल्ट मतलब होता है पिघलना। जो आइस कैप्स, जो ढेर सारे जो आइस कैप्स है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोल के नियर्स में, साउदर्न हेमिस्फीयर के पोल के नियर्स में, तो कहता है कि मेल्टिंग आइस कैप, जब ये आइस कैप्स क्या होंगे? मेल्ट कर जाएंगे। एंड ग्लेशियर्स, और जो हमारे हिमालय है, हिमालय के ऊपर में जो देखेंगे आप पहाड़ जो है बर्फ से आच्छादित है, बर्फ उस पर ढका हुआ है, तो उसको हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर फेमस है। तो मेल्टिंग आइस कैप्स का मेल्ट होना एंड ग्लेशियर्स का मेल्ट होना कंट्रीब्यूट टू, वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो जिम्मेदार होगा किस चीज के लिए? टू राइजिंग सी लेवल्स, जो समुद्र का जो समुद्री स्थल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल्ट जो है हो जाएगा जब बर्फ, तो वो सभी नदी के माध्यम से बह बह करके चला जाएगा समुद्र में, और समुद्र का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो कोस्टल रीजन्स के जो एरिया होंगे उस एरिया के लोग प्रभावित होंगे। तो कहता है मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट टू राइज सी लेवल्स दैट थ्रेटनिंग कोस्टल एरियाज। और ये कोस्टल एरियाज के लिए जो समुद्र की किनारे का जो क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया उसको कहते हैं, जो समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो उसको ये क्या करेंगे? उसके लिए थ्रेटन पैदा करेंगे, उसके लिए ये खतरा पैदा करेंगे, उसको आघात करेंगे।
कहता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, जैसे नॉर्मल वेदर इवेंट्स, जैसे हवा हल्के हल्के बह रही है, नॉर्मल वेदर, वर्षा थोड़ा बहुत पड़ रहा है, वो नॉर्मल इवेंट्स में। लेकिन वर्षा एकदम खूब जोर से पड़े, जैसा कि एक बार केदारनाथ में वर्षा जोर से पड़ा था, ढेर सारे लोग मारे गए थे, उसमें बहुत बड़ा फ्लड आ गया, तो वो एक्सट्रीम रेनफॉल हो गया। तो वैसे कहता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब एक्सट्रीम टाइप का वेदर इवेंट्स जो होंगे, मतलब मौसमी जो घटनाएं होगी, सच है जैसे हरिकेन, जो तूफान होता है, वर्षा भी होगा और तूफान भी इसमें आएगा, ड्रॉट सुखाड़ हो जाएगा, वर्षा पड़बे नहीं करेगा, एंड हीट वेव्स, और जो हीट वेव होता है जिसको लू कहते हैं, जिसे लोकल भाषा में हीट वेव्स को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कहाँ के लिए, दिल्ली से चलती है और पटना तक आती है ये हीट वेव्स, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, गर्माहट वाली हवा होती है, इससे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कहता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, सच एज हरिकेन्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, एंड हीट वेव्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब था कोई भी चीज बार बार घटता है उसको फ्रीक्वेंट कहते हैं। बिकम मोर मतलब बार बार ये घटित होंगे, एंड सिवियर, और ये क्या होंगे, सिवियर होंगे। सिवियर मतलब जैसे होता है कोई आदमी बीमार हो गया और क्रिटिकल जब सिचुएशन बनता है, कहता है सिवियर केस है, बच्चे का कहना मुश्किल है, तो ज्यादा सिवियर मतलब ज्यादा वो दर्ददायक होगा, ज्यादा कष्टदायक होगा। कहता है इकोसिस्टम्स आर डिजरप्टेड, जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिजरप्ट हो जाएंगे, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें इंटरफेयर हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, इकोसिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं हो पाएंगे, वो डिजरप्ट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहता है इकोसिस्टम आर डिजरप्टेड, इकोसिस्टम जो हो जाएगा हमारे क्या हो जाएंगे, डिजरप्ट हो जाएंगे, इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, और इम्पैक्ट मतलब तो प्रभाव डालना, बायोडाइवर्सिटी पर क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे। बायोडाइवर्सिटी मतलब ढेर सारे जीव, भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के जो जीव विविधता है उस पर भी ये प्रभाव डालेंगे, एंड और द लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटीज डिपेंड ऑन देम, और जो इस इकोसिस्टम पर जो मानव कम्युनिटी या कोई भी जीव जो डिपेंड करेगा, उसकी जो लाइवलीहुड होगी, जो जीवनोपार्जन का जो साधन होगा, लाइवलीहुड मतलब जीवनोपार्जन का साधन, वो साधन जो होगा वो उस पर असर पड़ेगा, वो प्रभावित होंगे। ठीक है, तो कहता है कि इकोसिस्टम्स आर डिजरप्टेड, इकोसिस्टम डिजरप्ट हो जाएंगे, इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ेगा, एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ द कम्युनिटीज डिपेंड ऑन देम, और जो व्यक्ति के या जो जिस जीव के लाइवलीहुड जो है उस पर डिपेंडेंट होंगे, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसके कारण, इकोसिस्टम के डिजरप्ट के कारण, या जो ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस जो होंगे उस कंसिक्वेंस के कारण। कहता अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स आर एसेंशियल टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कहता है कि अर्जेंट मतलब शीघ्र, अर्जेंट मतलब इमरजेंसी, अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स, अर्जेंट शीघ्र जो है, ग्लोबल एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास करना, तो प्रयास, तो अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स आर एसेंशियल की जरूरत है, एसेंशियल मतलब जरूरत, नीड, आवश्यकता, तो अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स आर एसेंशियल, जो अर्जेंट मतलब शीघ्र हो गया, या इमरजेंसी है, या बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी है, अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स, अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स की आवश्यकता है, आर एसेंशियल ये जरूरी है, एसेंशियल है मतलब आवश्यक है, टू मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, जैसे आपको अगर जल गया, तो जल गया उस दर्द को कम करने के लिए आप क्या कहते हैं, बर्नौल लगाते हैं, या और भी जो है जो मलहम होता है उस मलहम को हम लोग यूज करते हैं। तो मिटिगेट का मतलब होता है कि दर्द को कम करना, पीड़ा को कम करना, कष्ट को कम करना, मलहम लगाना। तो अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स आर एसेंशियल, जो अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स है उसकी आवश्यकता है टू मिटिगेट मतलब कम करने, मिटिगेट करने के लिए, दर्द को कम करने, पीड़ा को कम करने के लिए, दीज इफेक्ट्स जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उस प्रभाव को, एंड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बदलाव का फेज, जिस फेज में बदलाव हो, एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स और बदलाव करना है किसकी ओर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसा प्रैक्टिसेस जो सस्टेनेबल हो, जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, सस्टेनेबल विकास के बारे में आप लोगों ने देखा, ऐसा विकास जिसमें कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो उस पर भी बैड असर न पड़े और डेवलपमेंट भी है, तो ऐसा हम लोग को प्रैक्टिसेस करना हो जो सस्टेनेबल हो, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इम्पैक्ट जो है
उस इम्पैक्ट का कुप्रभाव, जो कंसिक्वेंसेस, बैड कंसिक्वेंसेस जो है उसको कम से कम किया जा सके और डेवलपमेंट भी हो और हमारा जो है इन्वायरमेंट भी क्षति न हो, प्रैक्टिस न हो। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका प्रमुख कारण क्या है। प्राइमरी दिया है, प्राइमरी में मुख्य कारण क्या है, मतलब मेन कॉज पूछ रहा है, प्राइमरी कॉज। तो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का जो है पहला कॉज को देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें जो दिया गया है विकल्प के हिसाब से, पहला है वोल्केनिक एरप्शंस, ये भी है कॉज ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन ये प्राइमरी कॉज नहीं है। दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज, और आपने जैसे पैसेज पढ़ा था उस पैसेज में पहले ही आपने देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज है वो क्या है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। The global warming refers to the long-term increase in the Earth's average surface temperature due to the human activities। तो human activities ही मेन इसका कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो आपका दूसरा ही हो जाएगा, कौन सा, ह्यूमन एक्टिविटीज। उसके बाद फिर आपका विकल्प में सोलर रेडिएशन, उसके बाद है अर्थ नेचुरल साइकिल्स, अर्थ का जो है नेचुरल साइकिल्स है। तो इसमें जो है ह्यूमन एक्टिविटीज आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, कहते व्हिच ग्रीन हाउस गैस, कहते व्हिच ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स के बर्निंग से कौन सा जो है मोस्ट, यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया मोस्ट यूज किया गया, मतलब सबसे ज्यादा जो फॉसिल्स फ्यूल्स है उसके जलाने से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगी। एक है मीथेन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ओजोन गैस। इसे मीथेन जो गैस है इसको मार्सी गैस भी करते हैं या दलदली वाली गैस भी कहते हैं। जनरली जो हम लोग धान की जो खेती करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं, मिट्टी को ज़्यादा दलदल बना कर रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो मीथेन जो है धान की खेती जो है पेडी का जो कल्टीवेशन करते हैं उससे भी ये होता है, उत्सर्जन होता है। लेकिन जो मेजर कॉजेज जो फॉसिल फ्यूल के जलने से है वो क्या है, वो मीथेन तो है नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, तो ओजोन भी तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से होता है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट कहता है व्हिच ग्रीन हाउस गैस इज, इट हो गया, कहता व्हाट इज सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा। सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम और सिग्निफिकेंट मीन्स हो गया महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कंसिक्वेंस मीन्स परिणाम। तो व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पर जो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं, पूरी जो हमारी व्यवस्था है लिविंग की जो व्यवस्था है, तो वो इस इकोसिस्टम में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस, क्या परिणाम होगा उसका। तो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग से कहता है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिप्लीट होगा, उसमें रिडक्शन होगी, उसमें कमी आएगी। उसका कहता है एनहांस्ड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, जो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है ये एनहांस है, क्योंकि एक्सट्रीम टाइप का हमारा जो है वेदर कंडीशंस होगा तो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी बल्कि अनस्टेबिलिटी होगी। तो एनहांस्ड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की जगह पर ये क्या होगा, रिड्यूस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे। उसके बाद है डिसरप्शंस एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये जो हो जाएगा डिसरप्शन भी होगा और बायोडाइवर्सिटीज का लॉस भी होगा, मतलब डिस्टर्ब भी होगा बायोडाइवर्सिटीज और लॉस भी होगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो एक्सपेंशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, कहता है कि नेचुरल हैबिटेट्स का एक्सपेंशन होगा, जो नेचुरल रहने का जो जगह है उसका एक्सपेंशन नहीं बल्कि रिडक्शन होगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, डिसरप्शंस नेचुरल एंड लॉस ऑफ
बायोडाइवर्सिटी, जो सी है डिजरप्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसका हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है विच ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सा मानव का क्रियाकलाप कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करता है या जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है या अंशदायी है टू द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज के लिए इनटू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। तो वो आपका क्या हो जाएगा, पहला प्लांटिंग ट्रीज। प्लांटिंग ट्रीज से जो है ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खाते भी है, लेकिन ये मेन जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद है रिसाइकलिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक रिसाइकिल करेंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग गैस क्या नहीं निकलता है, होता है नॉर्मली होगा, बहुत ऐसा ज़्यादा नहीं होगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मैंने क्या कहते हैं मेजर के रूप में नहीं होगा। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, मेन जो है वो कौन सा होगा, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ही होगा। जो फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जो फॉसिल फ्यूल को जो जलाएंगे वही जो है मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ठीक है, तो मेनली जो हो गया आपका सी हो गया। अब बताओ व्हाट इंपैक्ट डज ग्लोबल वार्मिंग लीव ऑन सी लेवल, सी लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का क्या स्तर ऊपर होगा, घटेगा, समुद्र में स्टेबिलिटी, यही पूछ रहा है क्या होगा। तो डिक्रीज इन सी लेवल, सी लेवल तो डिक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट पड़ेगा तो सी लेवल क्या होगा, डिक्रीज करने की जगह पर वो क्या होगा, धीरे धीरे जो आइस कैप्स जो है मेल्ट करेगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, तो सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो होगा नहीं। स्टेबल सी लेवल, सी लेवल में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अनस्टेबिलिटी होगी। फ्लक्चुएट सी लेवल, सी लेवल क्या करता है, फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट में ऊपर आना नीचे आना, ऊपर आना नीचे आना, ये नहीं होगा। ठीक है, नो स्टेबल सी लेवल होगा, नो फ्लेक्सिबल, उसमें क्या आएगी, राइज करेगा सी लेवल का तापमान, सी लेवल जो होंगे राइज करेंगे, समुद्र का जो पानी का जो स्तर है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। राइज इन सी लेवल से आंसर डी हो जाएगी। ये 5 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग को बताया। धन्यवाद, फिर इसी तरह से हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे।